Welcome to SKT Firmament GS classes NCERT सीरीज़। स्क्रीन पे आज एक नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जो 6-7 की NCERT है और ये सब्जेक्ट है इसका पॉलिटी। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिटी सीरीज़। ठीक है, पॉलिटी की सीरीज़ रहेगी NCERT की। और NCERT हम लोग बुक की रीडिंग नहीं करेंगे, मैंने उसके कुछ शॉर्ट्स नोट्स बना लिए हैं जिससे कि आपका टाइम कम हो जाए और आप लोग क्विक रिवीजन कर पाएँ। और ये हमारे BPSC TRE में जो जिनका पॉलिटी सब्जेक्ट है या फिर जिनको NCERT बहुत ही शॉर्ट टाइम में करनी है तो उन लोगों के लिए क्लास एक बेहतरीन क्लास हो सकती है। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करिए और चैनल के वीडियोस को आगे भी भेजा करिए। ठीक है, ताकि लोगों तक इसकी रीच हो। और चलिए आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जो क्लास 6 की जो पॉलिटी है वहाँ पे आपका जो चैप्टर है जो बुक में दिया है वो है सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में दिया हुआ है, लेकिन जो चैप्टर का नाम है हमारी विविधता की समझ। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरीके से हम समझेंगे कि विविधता कैसे बुक केवल हम लोग वही शब्दों को देखेंगे, वही शब्द पढ़ेंगे जो इम्पॉर्टेंट हैं और जो बुक में टू द पॉइंट लिखे हुए हैं, बस उन्हीं को हम लोग यहाँ पे समझ लेंगे। तो पहला जो नाम है तिब्बत का आपको पता है कि ये जो है इंडिया एंड यहाँ पे तिब्बत है और चाइना ऊपर है। और हमेशा चाइना क्या करता है, ये जो है हमेशा बोलता रहता है कि चाइना तिब्बत ये हमारा हिस्सा है, ये जो टेरिटरी है ये चाइना की है। ठीक है, लेकिन तिब्बत वाले ऐसा नहीं मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक धर्म है केसर सांगा, उनका एक ग्रंथ है केसर सागा। ठीक है, केसर सागा एक उनका ग्रंथ है जो कि वो लोग फॉलो करते हैं। और वहाँ पे एक मुस्लिम भी कम्युनिटी है और कौन सी है, बौद्ध। ये दोनों कम्युनिटी इन ग्रंथों को पढ़ते हैं और फॉलो करते हैं। फिर अगला डाइवर्सिटी हम देखेंगे केरल में, है ना। केरल में क्योंकि हमारा जो भारत का आप मैप देखे होंगे तो यहाँ पे ऐसे है, भारत इंडियन मैप देखिए तो यहाँ पे कैसे बनता, ऐसे, उसके बाद ऐसे, है ना, फिर ऐसे करके और ऐसे फिर ऐसे करके ऐसे। तो ये हमारा जो है कोस्टल एरिया हो जाता है, ये हमारा हिमालयन रेंज हो जाता है। और फिर हमारा ये जो यूपी और एमपी की जो है ये प्लेन्स आ जाते हैं। और ये जो हमारा कोस्टल रीजन होता है ना। फिर यहाँ पे ये सब यहाँ से फिर यहाँ गुजरात से लेकर और इधर बंगाल तक हमारा क्या है, कोस्टल ही रीजन चलता है। उसके बाद ये नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो यहाँ का जो वेदर फिनोमिना है ये अलग होता है। तो हमें डाइवर्सिटी जो NCERT में दे रखी है वो केरल की पढ़नी है। तो केरल जो है ये कहीं इधर नीचे है, इधर कहीं नीचे साइड है। और वहाँ पे केरल हमारा समुद्र से लगा हुआ है, या फिर आप कहिए तो इधर क्या है, अरब सागर है। तो यहाँ पे ये अरब सागर से लगा हुआ है, इधर हिंद महासागर और इधर बंगाल की खाड़ी है। तो अगर वहाँ पे जो ट्रेड होगा, जो लोगों की जो रोजी रोटी होती है वो जो है फिशिंग हंटिंग से होती है। मछलियों के जो है मछलियों को पकड़ना, उन्हें खाना, उन्हें बेचना, इससे ही उनका काम चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मछलियों से रिलेटेड दिया गया है। केरल है ये, यहाँ पे मछली जो पकड़ा जाता है उसको बोलते हैं चीना वाला। और उसके बाद तलने के लिए जो बर्तन का यूज़ करते हैं वो चीना चट्टी बोलते हैं। ये NCERT की लाइन्स है कि मछली पकड़ने का जो यंत्र है उसे चीना वाला कहते हैं और चीना चट्टी तलने वाले बर्तन को कहते हैं। तो चैप्टर 1 में यही चीज़ें थी और मेन डाइवर्सिटी हमें समझनी थी कि वहाँ अलग अलग स्टेट की अलग अलग कैसे रहन सहन होती है। फिर आगे है विविधता में एवं भेदभाव। ठीक है ना, जैसे अब डाइवर्सिटी है तो उसमें थोड़ा सा आपको भेदभाव भी देखने को मिलता है। तो NCERT की जो लाइन है उसमें लिखा हुआ है कि
एनसीईआरटी की जो लाइन है उसमें लिखा हुआ है कि पूरे वर्ल्ड में जो हमारे धर्म हैं वो कितने हैं, 8 धर्म हैं, ठीक है ना। मेन जो धर्म है वो हमारे 8 हैं। और जो भेदभाव को कम किया है वो किसने, एक हमारा नाम जो आता है भीमराव अंबेडकर का, ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाया है। इनका जन्म 1891 में और इनकी मृत्यु 1956 में। और ये जाति से क्या थे, महार थे, जिन्हें अछूत माना जाता है, ठीक है। और ये इस जाति के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने पढ़ाई के लिए ये इंग्लैंड गए और वहाँ पे वकील बने। और ये धर्म परिवर्तन, क्योंकि ये जो है और भी जो पहले के धर्म थे उनको नहीं मानते थे और इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है एनसीईआरटी के चैप्टर 2 में विविधता एवं भेदभाव में लिखा गया है। फिर अगला चैप्टर है तीसरा चैप्टर है सरकार। अब सरकार का कोई रूप नहीं होता है, कोई चेहरा नहीं होता है, एक से अधिक लोग जो मिलकर, कई लोग मिलकर सरकार को बनाते हैं, ठीक है। लोकतांत्रिक सरकार का नाम सुनते हैं कि भारत हमारा क्या है, लोकतांत्रिक देश है। और जहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार कौन सी सरकार होती है, जहाँ लोगों का ही शासन होता है ना। लोगों का शासन कैसे कर सकते हैं कि हमारे द्वारा चुने हुए ही जो सांसद होते हैं वे जाके प्रधानमंत्री को चुनते हैं। तो इस एक तरीके से हम ही लोग जो है हमारे नेता को चुनते हैं। तो वो सरकार कौन सी होती है, लोकतांत्रिक सरकार। प्रतिनिधि लोकतंत्र में सीधे भाग नहीं लेते हैं बल्कि उनका प्रक्रिया द्वारा प्रतिनिधि को चुनते हैं। उसके बाद यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा है यूरोप और अमेरिका, ठीक है ना। तो महिला मताधिकार के लिए सबसे पहले विश्व आंदोलन हुआ था, ठीक है, जो हम लोग आजकल वोट दे आते हैं। तो इसके लिए भी बहुत सारे लोगों ने बहुत लंबी लंबी लड़ाइयाँ लड़ी, तब जाके हमें वोट देने का अधिकार मिला। मजबूती पकड़ इसे वोट देने का अधिकार कहते हैं, ठीक है ना। स्पर्स मूवमेंट इसे बोलते हैं। और अमेरिका में जो औरतों को वोट देने का अधिकार मिला था वो 1920 में मिला था। और इंग्लैंड में मिला था 1928 में, ठीक है ना। ये दोनों फैक्ट आप लोग भारत का भी देख लीजिएगा। राजतंत्रीय सरकार क्या होती है, जहाँ पे जो मेन डिसीजन होता है वो राजा या फिर रानी के द्वारा ही लिया जाता है, वो हमारी राजतंत्रीय सरकार होती है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी में इस चैप्टर में इतना ही दिया था। फिर आगे है चैप्टर नंबर 4 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसमें देखिए क्या है, स्थानीय सरकार, जो लोकल गवर्नमेंट होती है ना, और उनका एडमिनिस्ट्रेशन या फिर प्रशासन किस तरीके से करते हैं, जिसे कि पंचायती राज भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसमें एनसीईआरटी में जो लाइन, पहली बात तो पंचायती राज भाग 4 में है, भाग 4 में, और आर्टिकल नंबर 40 में है। और इसको जो है बलवंत राय मेहता ने 1957 में इसकी सिफारिश की थी कि पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था से विकेंद्रीकरण होता है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, मतलब कि शक्तियाँ केवल एक सुप्रीम पावर के पास नहीं रहेंगी। जैसे कि यहाँ पे सत्ता का विकेंद्रीकरण पहले पे क्या होगा, सेंट्रल होगा, दूसरे पे स्टेट होगा, और तीसरे पे होगा पंचायती राज, ठीक है ना, या फिर ठीक। तो यहाँ पे ये सेंट्रल गवर्नमेंट, तो यहाँ एक तरीके से इसको 1957 में बलवंत राय मेहता ने इसकी सिफारिश की थी कि जो लोगों द्वारा, जैसे पंचायती राज, तो जो छोटे कस्बे हैं तो उसको डायरेक्ट कैसे कोई लीड कर सकता है, उसकी समस्याओं को कोई कैसे देख सकता है, तो जो वहाँ का व्यक्ति होगा वो समस्याएं वही देख पाएगा, ठीक। तो इसलिए पंचायती राज का गठन किया गया था। और सबसे पहला जो राज्य बना था वो क्या था, राजस्थान। कौन सा राज्य था, राजस्थान। राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज का गठन हुआ था और नागौर ज़िले में, ठीक है ना, वहीं से लागू किया गया था। चलिए ठीक है। उसके बाद आपका आता है कि पंचायती राज में जो पंचायत होती हैं उनका जो कार्य होता है वो क्या क्या होता है। तो इससे क्वेश्चन बन जाते हैं कि पंचायतों का काम क्या है, और 4 ऑप्शन में दे दिया जाएगा। तो सड़क, नाली, स्कूल, भवन, पानी के स्रोत, ठीक है,
ये सारी जो है अन्य सार्वजनिक उपयोग के लिए भवनों का निर्माण और उनका रख रखाव, ये सारे काम पंचायत के होते हैं। स्थानीय कर लगाना, उसको इकट्ठा करना, स्थानीय कर लगाना उसको इकट्ठा करना। उसके बाद तीसरा है गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सहकारी योजनाएं बनाना। जो सरकार ने योजनाएं लॉन्च की हैं उनके बारे में लोगों को जानकारी देना। फिर पंचायती राज व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं, ठीक है ना। देखिए कि वहाँ पे अब सेंट्रल में, दिल्ली में कोई नहीं जाएगा। जो अगर कोई अपनी समस्या पहले अगर उसको आसपास में मिल जा रही समस्या का हल, तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, उसको तुरंत न्याय मिल जाएगा। लोकतांत्रिक सरकार का ये प्रथम स्तर होता है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जिम्मेदार होती है, ठीक है। अब इसके जो आमदनी के स्रोत हैं वो क्या क्या होते हैं। घरों एवं बाज़ारों पर लगाए गए करों से मिली राशि, ठीक है। सरकारी योजनाओं में जो राशियाँ आती हैं जनपद एवं पंचायत द्वारा आती हैं। तीसरा है समुदाय के काम करने वाले के लिए मिलने वाले दाम। समुदाय के लिए जो काम किया जाता है उससे जो इनको राशि मिलती है, ये भी ग्राम पंचायत के आमदनी का स्रोत होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ग्राम पंचायत के कार्य में आती है, ठीक है ना। उसके बाद है अगला आपका है अगला चैप्टर, इसी में अभी थोड़ा चल रहा है ये। देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए 3 टियर में है पंचायतों का। पहला है ग्राम पंचायत, दूसरा है जनपद पंचायत, तीसरा है जिला परिषद। तो ग्राम पंचायत आपने देखा, फिर जनपद जो ज़िले में होते हैं, जिला काउंसिल या फिर परिषद, ठीक है। मुख्य कार्य क्षेत्र इनका ग्राम पंचायत क्षेत्र में आने वाले गांव में विकास लागू करवाना। और 2005 में एक महाराष्ट्र के ग्राम पंचायत सरपंच थे जिन्हें निर्मल ग्राम पुरस्कार मिला था अपने अच्छे काम को करने के लिए। और 2 सरपंच थे, एक महिला थी और एक पुरुष थे, ठीक है। फिर क्या होता है ग्राम सभा क्या है हमारी। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है और जिनका नाम क्या होता है मतदाता सूची में होता है, ठीक है ना। और मतदाता सूची में कब नाम रहेगा, 18 वर्ष की जो आयु पूर्ण किया रहेगा वो सभी ग्राम सभा के सदस्य माने जाते हैं, ठीक है। और वोटिंग राइट्स अधिकार हमें कब मिले थे, 1989 में, है ना। मिले मतलब 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी वोटिंग एज, ठीक है ना। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है, दूसरा ग्राम पंचायत है। ग्राम सभा देख लिया, ग्राम पंचायत कई वार्ड में बटी हुई होती है और पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच चुनते हैं। और वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन करते हैं। वार्ड पंच, ठीक है, और सरपंच, क्योंकि कई वार्ड में बटी हुई होती है ग्राम पंचायत, और ये इसका गठन 5 वर्षों के लिए होता है और बाद में फिर इसका चुनाव होता है। ग्राम पंचायत में एक सचिव होता है, ग्राम पंचायत में एक सचिव भी होता है जिसका जो चुनाव होता है, जिसकी नियुक्ति होती है वो सरकार द्वारा की जाती है, ठीक है। फिर अगला चैप्टर है गांव का प्रशासन। अब गांव के प्रशासन में 2 तरीके के आप देखेंगे कि विभाग आते हैं। पहला होता है राजस्व विभाग और दूसरा पुलिस विभाग। तो एक कार्य क्षेत्र होता है जिसके नियंत्रण में रहता है, एक थाना होता है जो उसकी एक सीमा तय होती है कि ये इतनी ही सीमा तक काम करेगा, ठीक है। और उसके बाद जहाँ पे चोरी, मारपीट, झगड़े के आदि की रिपोर्ट लिखाई जाती है और FIR दर्ज की जाती है। फिर अगला है राजस्व विभाग। राजस्व ज़मीन को नापना, उसका रिकॉर्ड रखना, पटवारी और लेखपाल या फिर कानूनगो, ये तीनों एक ही होते हैं। ये सारे काम कौन करता है, यही पटवारी या फिर लेखपाल कानूनगो करते हैं। और इनके पास एक औजार होता है या फिर जो नापने की इकाई होती है, एक लंबी सी क्या होती है, लोहे की जंजीर होती है जिसे आप ज़रीब कहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे उनको ये मेज़रमेंट करने में आसानी होती है। और इस NCERT में बाद में लिखा था कि
हिंदू अधिनियम धारा 2005 ये लागू किया था, जिसमें हिंदू परिवार में बेटों और बेटियों को उनकी माँ के ज़मीन में बराबर हिस्सा मिलेगा। ठीक है ना। यहाँ पे कुछ लाइनें जो एनसीईआरटी की थी। एक बिटिया विरासत में या घर पाया को अपने पापा पिता से यही घर मिलेगा, मेरे भैया को मेरे पिता से यही, पर मैं मेरी माँ का हमारा क्या बता दिया गया है, पिता के घर में हिस्से की बात औरतें नहीं किया करती। ठीक है, तो ये कुछ लाइनें हैं। तो उसके बाद आपका है अगला चैप्टर नंबर 4 है, उसमें लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। ठीक है ना। तो ये जेंडर इक्वालिटी को दर्शाता है और ये एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15 के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो उसके बाद है दोहरा बोझ। महिलाओं के ऊपर दोगुना बोझ होता है, उन्हें बाहर का भी काम करना है और घर का भी काम करना है। ठीक है, ये एनसीईआरटी की लाइंस हैं। अवमूल्यित का मतलब होता है जब कोई अपने काम के लिए अपेक्षित या स्वीकृति नहीं पाता है और वह स्वयं को अवमूल्यित या फिर कम होता हुआ महसूस करता है। तो उसके बाद है आपका चैप्टर नंबर 5, औरतों ने बदली दुनिया। औरतें कैसे बदलेंगी, जब उनको शिक्षा मिलेगी। शिक्षा कैसे मिलेगी, एसडीजी नंबर 4, और इसमें जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में चार हैं, उसमें बताया गया है कि एजुकेशन। ठीक है, भारत में महिलाएं खेतों में काम करती थी। लगभग 86% जो है महिलाएं खेतों में काम करती हैं, ये एक डेटा है। उत्तरी रेलवे में प्रथम महिला इंजन जो चलाई थी उनका नाम है लक्ष्मी लाकरा। ठीक है ना, ये एनसीईआरटी में दे रखा है, लक्ष्मी लाकरा उनका नाम था। और इन्होंने पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रॉनिक्स में किया था। उसके बाद इन्होंने सोच लिया था कि जो मुझे काम पसंद है मैं वो करूँगी, जिससे कि किसी को दिक्कत भी नहीं है और ना मुझे जब तक दिक्कत है तब तक मैं अपना काम करती रहूँगी। लेडी लैंड एक शब्द आता है, लेडी लैंड, ऐसा स्थान जहाँ स्त्रियों को पढ़ने, काम करने और आविष्कार करने आदि की स्वतंत्रता दी जाती है, तो दैट इज़ कॉल्ड लेडी लैंड। उसके बाद एक भारतीय महिला जो प्रथम महिला थी जिन्होंने अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, राम सुंदरी देवी। ये भी एनसीईआरटी की लाइन है और ये 1800 से 1890 इनका डेट ऑफ बर्थ रहा है। उसके बाद अभियान चला 1997 में। सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट था जिसमें कि कार्यस्थान और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न से सुरक्षा के लिए, और 2006 में भेदभाव और हिंसा जो घर में घरेलू हिंसा मानसिक और शारीरिक होती थी उसके लिए भी 2006 में एक एक्ट बनाया गया। उसके बाद है आपका चैप्टर नंबर 6, ये भी एनसीईआरटी ही चल रही है, संचार माध्यमों को समझना। ठीक है, यहाँ पे संचार माध्यम कौन कौन से हैं। सरकार की उस शक्ति अधिकार से जिसके अंतर्गत कुछ विवरण प्रकाशित करने पर रोक लगा दी जाती है, जैसे इसको सेंसरशिप बोलते हैं। सेंसरशिप है ना, सेंसरशिप जो फिल्में चलती हैं तो उसको सेंसरशिप बोर्ड जो होता है कुछ फिल्मों पर बैन भी कर देता है, तो जस्ट लाइक अ सेंसरशिप। ठीक है, फिर अगला चैप्टर है बाजार, एसडीजी नंबर 12 है, इसमें रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। ये हमारा चैप्टर नंबर 7 में ज़्यादा कुछ बातें नहीं थी, तो वो वहाँ से ये चैप्टर में कुछ नहीं है। फिर चैप्टर नंबर 8 है बाज़ार में कमीज। अब देखिए कमीज है ना, तो कमीज मतलब एक रेडीमेड कपड़ा है, और ये इसकी शुरुआत कहाँ से कहाँ, मतलब एक जो वृक्ष होता है वहाँ से, उसके बाद उसको निकालते हैं, वो कहाँ से कपड़ा आया, फिर उसके बाद उसको किसने बनाया, फिर उसको किस मशीनों में लगाया गया, फिर वो मार्केट में कैसे कैसे पहुँचा, तो ये सारी जानकारी यहाँ पे बताई गई थी। ठीक है, और इसका एसडीजी नंबर 8 में लिखा है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, और इस तरीके से हमारे जो देश की जीडीपी है, भारत देश है हमारा, वो ग्रो करता हुआ चला जाएगा। तो जिनिंग मिल, एक मिल है वहाँ फैक्ट्री जहाँ रुई के गोलों से बीज अलग किए जाते हैं। रुई का पेड़ होता है और वो जिसे आप कॉटन बोलते हो, और गोलू से बीज को अलग किया जाता है और रुई को दबाकर गट्ठर भी बनाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद
इसको धुनाई होती है, फिर उसको जो है अलग अलग सैंपल्स में ढाला जाता है और वहाँ से कपड़ों का बुनाई ये सारी चीज़ें होती हैं, फिर हमारे मार्केट में ये पहुँचता है। तो ये इतना हो गया, ये क्लास 6 की पॉलिटी में ये सारी चीज़ें हमें देखनी थी। जहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हैं कि पहली महिला जो इंजन चालक है वो कौन है, लक्ष्मी लाकरा है। प्रथम भारतीय लिखित जो प्रथम भारतीय महिला जिसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी तो राज सुंदरी देवी थी। और उसके बाद है कि कार्यस्थान और शैक्षणिक संस्थानों में 1997 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था और 2006 में घरेलू हिंसा पर। ठीक है ना। लेडी लैंड क्या होता है ये भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, फिर आगे आते हैं एनसीईआरटी क्लास 7th। उसके बाद है ये कक्षा 7 की एनसीईआरटी है पॉलिटी की, जिसमें इक्वालिटी की बात की गई है। इक्वालिटी का मतलब होता है समानता, है ना। तो सभी को समानता पसंद होती है, किसी को दुर्व्यवहार किसी को भी नहीं पसंद होता। उसी तरीके से समानता, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, सबको इक्वालिटी पसंद होती है। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा फंडामेंटल राइट है और ये 14 से लेकर 18 तक है, जिसमें समानता का अधिकार दिया गया है। तो वहाँ से भी हमें समानता के अधिकार जो हमारे पता होने चाहिए। ठीक है। जो सिविल राइट्स मूवमेंट है 1964 में ये स्टार्ट हुआ था, अफ्रीकी अमेरिकन। ठीक है। अफ्रीकी, वहाँ पे अफ्रीका या फिर आप नॉर्थ अमेरिका में यहाँ कुल देखेंगे तो वहाँ पे और ज़्यादा काले और रंग भेद होता है। ठीक है ना। वहाँ पे अफ्रीकन या फिर जो काले व्यक्ति हैं उनको वो सहूलियत नहीं मिलती है जो गोरों को मिलती है। तो उसी की एक कहानी है एनसीईआरटी में कि महिला होती है जिसे बस पर नहीं बैठने दिया जाता, लेकिन वो एक दिन अचानक से बैठ जाती है और वो नहीं उठती है, तब से वहाँ से ये मूवमेंट शुरू हो जाता है। और ज़ीरो हंगर एसडीजी नंबर 2 में दिया गया है कि शून्य भूखमरी। भूखमरी किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी शर्म की बात है और भूखमरी ये एसडीजी नंबर 2 में दिया गया है। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 2 आता है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। स्वास्थ्य जो होता है उसमें सरकार की क्या भूमिका है, एसडीजी नंबर 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग। ठीक है। स्वास्थ्य संबंधी अधिकार जो है ये एसडीजी 3 में है। और 4 में हमने क्या पढ़ा था, एजुकेशन पढ़ा था। स्वास्थ्य हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त होना, या फिर आजकल मेंटली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो तनाव मुक्त रहना और प्रसन्नचित रहना, ये भी स्वास्थ्य के हिस्से आजकल मतलब ज़रूरी हैं जो स्वास्थ्य में आते हैं। भारत दवाइयाँ निर्मित करने वाला तीसरा बड़ा देश है। ठीक है। और भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय कितने हैं, 1950 में 2717 थे, 1991 में 11,074 थे और 2017 में 23,583 थे। और इस तरीके से केंद्रीय 5 लाख लोगों को प्रतिवर्ष करीब 5 लाख लोगों को प्रतिवर्ष टीबी हो जाती है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, अभी भले ही कम होंगी। बीमारियां 21% जो होती हैं ये जल जनित होती हैं, जैसे डायरिया हो गया, एनीमिया हो गया, तो ये सब जो है खाने से रिलेटेड होती हैं, जिसे कंटेजियस बोलते हैं। हैजा, पेट कीड़ा, हेपेटाइटिस। ठीक है। उसके बाद आपका आता है जो टॉपिक वो आता है कि केरल, ये 1996 में जो केरल था राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया, ताकि पंचायत जो है लोकल लेवल पे सारी समस्याओं को देखे। कोस्टा रिका सबसे स्वस्थ देश कहा जाता है। देश में सोना नहीं रखेंगे, देश में क्या है वहाँ पे गोल्ड नहीं रखा जाएगा, उस धन से शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सुविधा दी जाएगी। और एसडीजी नंबर 6 में ये आता है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 3 राज्य शासन का कैसे काम होता है। तो यहाँ पे एमएलए की बात हुई है, हमारे विधानसभा में एमएलए होते हैं। जो सदस्य विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं वो सरकार बनाते हैं। और विधायक जो है जनता का प्रतिनिधित्व करती है, और सत्ताधारी दल के विधायक जो कई सारे विधायक होते हैं वो सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं। और हमारी जो लोकसभा है
और जो हमारी क्या है लोकसभा है उसमें कितनी सीटें हैं, 543 है ना। तो इसका जो है आधे से अधिक 272 विधायक जिनके पास होंगे सरकार उनकी बन जाएगी। ठीक है। उसके बाद है अगला नगर प्रशासन। ठीक है। नगर प्रशासन जैसे ग्राम पंचायत का प्रशासन होता है उसी तरीके से नगर का प्रशासन भी होता है। तो नगर निगम बड़े जहाँ पे जनसंख्या 10 लाख के ऊपर होती है वहाँ पे नगर निगम की व्यवस्था होती है। एक बड़ी संस्था होती है जिसे नगर निगम कहा जाता है। और जैसे जो काम ग्राम पंचायत का गांव में होता है वही काम जो है नगर निगम का एक सिटी में होता है, एक बड़े शहर में होता है। ठीक है। फिर नगर प्रशासन चलाने वाले को क्या कहते हैं, नगर निगम, और छोटे कस्बों को चलाने वाले को नगर पालिका, जिसकी जनसंख्या 5,000 से अधिक होती है। उसके बाद शहर को साफ करने का काम निगम पार्षद का होता है। हर वार्ड में एक पार्षद निर्वाचित होता है। और अस्पताल या पार्क का निर्माण करता है। शहर जो है विभिन्न वार्डों में बटा होता है। पैसा वहाँ उसके पास पैसा कैसे आता है, लोगों द्वारा जो टैक्स दिया जाता है। और जिन लोगों के अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति कर भी देना होता है, जिसका जो 25 से 30% पैसा यहीं से आता है। मनोरंजन कर, शिक्षा कर, ये सारी चीज़ें इनके जो है कोष को बढ़ाती हैं। उसके बाद 1994 में सूरत में भयंकर प्लेग फैला था, बहुत से लोगों ने जान गंवाई। ठीक है। तो वहाँ पे जो स्थानीय जो सरकारें थी उन्होंने काफ़ी हद तक मदद की थी। स्वच्छ भारत मिशन कब लागू किया गया था, 2 अक्टूबर 2014। और इसका जो लोगो है गांधी जी के जो चश्मा है वो है। एक कदम स्वच्छता की ओर, ये जो है लोगो था। उसके बाद आजीविका रोज़गार। ठीक है। नागालैंड में चखे संघ समुदाय होता है जो सीढ़ीनुमा खेती करता है, क्योंकि वहाँ की जो वेदर फिनोमिना है, वहाँ की जो डाइवर्सिटी है वो उसी तरीके से ही खेती की जा सकती है। और यहाँ पे प्लेन खेती आप हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका जो ये एनसीईआरटी के जो पॉलिटी सब्जेक्ट था उसका क्लास 6 और 7th की पॉलिटी आज फिनिक्स हो गई। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। और आप लोग वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए। और कमेंट किया करिए, कुछ भी अगर डाउट होता है तो सारी चीज़ें जो है सॉर्ट आउट हो जाएंगी। लेकिन आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करिए। थैंक यू सो मच।